हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई का दूसरा लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या था और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, और थॉमसन सहायक का एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के बाद हमने आप लोगों को बताया था इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अभी हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक बोहर्स का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिएगा पब्लिक, जो रदरफोर्ड, हम दोनों का भी एटॉमिक मॉडल थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये जे थॉमसन 1898 ईस्वी में 1898, ठीक है, 19th सेंचुरी में पब्लिक जे थॉमसन सबसे पहले एटम का मॉडल दिए थे। और उनके मॉडल के अनुसार क्या था कि पॉजिटिव चार्ज पूरा इस तरह से सरफेस पर फैला हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पूरा सरफेस पर फैला हुआ है और निगेटिव चार्ज इसमें तरबूज में बीज की तरह धंसा हुआ था। ऐसा उनका जे थॉमसन का कहना था। एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है ना, और जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज था थॉमसन मॉडल के अनुसार। और ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर किसी भी एटम से अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग कैसे होगा वो उसके बारे में भी नहीं बता पाए पब्लिक। तो नील्स 1911 ईस्वी में पब्लिक रदरफोर्ड एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। वो गोल्ड एटम से पब्लिक अल्फा पार्टिकल, हमने अल्फा पार्टिकल का जिक्र किया था कि अगर हीलियम एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, हीलियम एटम से पब्लिक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, ठीक है, हीलियम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को वो पास कराए गोल्ड के एटम से, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन में बताया कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वो सही बात है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो बताया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। फिर वो बताया कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है ना। उसके बाद में फिर वो बताया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू +Jd के बराबर, आप लोगों ने जाना। फिर उसके बाद पब्लिक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इम्पैक्ट पैरामीटर, उन बहुत सारे बातों को, जैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में हमने बताया 1/4πε0 2Jd² बटा ½ mu² के बराबर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था। और इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था पब्लिक, वो फार्मूला था Jd² cot θ बटा 2 बटा ½ mu² के बराबर। वो बोले कि जो पार्टिकल न्यूक्लियस के दम नज़दीक से जाएगा वो ज़्यादा डेविएट करेगा, मैंने थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा, और जो न्यूक्लियस से ढेर दूर रहेगा वो कम डेविएट करेगा, मैंने थीटा का वैल्यू कम होगा। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था पब्लिक मॉडल। अब हम लोग पढ़ते हैं 1913 ईस्वी में 1930, उसके 2 साल के बाद रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के 2 साल के बाद नील्स बोर वो एक नया मॉडल दिए पब्लिक एटम का, है ना, वो बोर्स एटॉमिक मॉडल कहलाया। और देखिए उनका मॉडल क्या था। सबसे पहला मॉडल कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ पे घूमता है, और उस सर्कुलर पाथ का नाम वो बताए ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल। याद रहे पब्लिक, पहला उन्होंने बताया क्या कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, न्यूक्लियस का चार्ज आप जान रहे हैं +Jd, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन सर्कुलर पाथ पे घूमता है, सर्टेन सर्कुलर पाथ पे घूमता है, और उस सर्टेन सर्कुलर पाथ पे घूमता है उसको हम लोग कहते हैं सेल, उसको कहते हैं ऑर्बिट, और उसको कहते हैं एनर्जी लेवल। याद रखिएगा, सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं और एनर्जी लेवल कहते हैं। सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं और एनर्जी लेवल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल कहते हैं। सेल कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं और एनर्जी लेवल कहते हैं। पहला तो हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है किसी भी ऑर्बिट में वो फिक्स कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता है, मतलब एक ऑर्बिट में घूम रहा है पब्लिक तो कांस्टेंट एनर्जी के साथ ही घूमेगा। तीसरा वो बताएं कि जब इलेक्ट्रॉन
जब इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब बाहर के अंदर से आएगा, मतलब अंदर से बाहर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर के ऑर्बिट से अंदर के ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। पब्लिक ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, मतलब कह सकते हो ऑर्बिट बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी भी उसका बढ़ता है। तो ऑब्वियसली यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा तो एनर्जी लेगा, और बाहर से अंदर आएगा पब्लिक तो एनर्जी हम लोग को देगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए तो एनर्जी रिलीज करेगा, और जब लोअर से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और फोर एंड लास्ट, चौथा और लास्ट, फोर्थ एंड लास्ट, बोहर्स एटॉमिक मॉडल था पब्लिक कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो NH/2π के बराबर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो NH/2π के बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो NH/2π के बराबर होता है। वेयर n हो गया आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, h हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। याद हो गया चारों? पहला फिर से एक बार याद कीजिए कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन सर्कुलर पाथ पे घूमता है, उसको ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो घूमता है किसी भी ऑर्बिट, सेल या एनर्जी लेवल में फिक्स्ड एनर्जी के साथ घूमता है, कांस्टेंट एनर्जी के साथ घूमता है। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन अंदर के ऑर्बिट से बाहर के ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी लेके जाता है, जब बाहर के अंदर आता है तो एनर्जी दे करके जाएगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो NH/2π के बराबर होगा। तो ये इस तरह से ध्यान रखना है, ये बोहर्स का एटॉमिक मॉडल था। हालांकि ये जो फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन NH/2π, इसका प्रूफ भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के द्वारा नील्स बोर के थ्योरी को प्रूफ किया गया, और वो प्रूफ आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, ध्यान रखिएगा। अब जब हम लोग बोहर्स का एटॉमिक मॉडल जान गए पब्लिक नील्स बोर का, तो इससे एटम के रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर पाए। फिर उसके बाद में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूमेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोग कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं by using this model we can calculate the radius of atom, velocity of electron, energy of electron। तो हम लोग सारा चीज अभी कैलकुलेट करेंगे। देखिए वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे पब्लिक, थोड़ा ध्यान दीजिए। रेडियस ऑफ एटम, सबसे पहले हम लोग एटम का रेडियस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, देखिए पब्लिक, ये है एटम और ये है न्यूक्लियस, और आपको मालूम होगा कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वो +Ze होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, r रेडियस का सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कितना वेलोसिटी से घूम रहा है v। अब क्या है, चार्ज तो हो गया सेंटर पर, न्यूक्लियस पर +Ze, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा v वेलोसिटी से। रेडियस हम लोगों को एटम का निकालना है पब्लिक। तो सबसे पहली बात यह है कि इसको गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन का मास m मान लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए पब्लिक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल कौन देगा, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या देगा, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2/r, सॉरी mv²/r। सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो ये दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना होगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। तो हो जाएगा mv²/r, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं,
जेड ई स्क्वायर बटा आर, एक आर स्क्वायर, एक आर से एक आर चला गया, तो एम बी स्क्वायर बराबर के जेड ई स्क्वायर बटा आर। ये हो गया पब्लिक आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि सिंस वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं पब्लिक कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखिए रेडियस निकालना है किसी भी एटम का रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग पहला चीज़ किए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर कर दिए। अब एंगुलर मोमेंटम, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π। याद रखिएगा, नील्स बोर साहब दी कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है NH/2π। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, देखिए पब्लिक एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम गुने परपेंडिकुलर, कैसे टॉर्क का होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वैसे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें देखिए मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, उधर के तरफ मोमेंटम वेलोसिटी की तरफ, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम हुआ और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ r, तो एम भी मोमेंटम हुआ मास गुने वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो एम भी r बराबर हो गया NH/2π। एम भी r बराबर क्या हो गया NH/2π। अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर करेंगे पब्लिक, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2π था और ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम भी आर, याद रखिएगा NH/2π। तो NH/2π है ना, ये एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला हुआ। तो पब्लिक ये देख लीजिए, मतलब एम भी आर बराबर NH/2π आप यहाँ कर सकते हैं। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो देख लीजिए एम स्क्वायर भी स्क्वायर आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर। पब्लिक भी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, नीचे आ जाएगा ना ये दोनों, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये देखिए भी स्क्वायर आ गया। अब इस भी स्क्वायर का मान पुट कर देंगे हम लोग फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन में पुट करेंगे इसमें, तो देखिए पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एम भी स्क्वायर है तो भी स्क्वायर की जगह पर रख दे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड डी स्क्वायर बटा आर, के जेड डी स्क्वायर बटा आर, के जेड डी स्क्वायर बटा आर के बराबर। अब आइए पब्लिक, यहां से हम लोग को आर निकालना है। ऐसा कीजिए थोड़ा सा, एक आर से एक आर चला गया, आर को यहाँ के जेड डी स्क्वायर को यहाँ कर दीजिए, फार्मूला क्या, एगो एम से एगो एम भी गया, तो पब्लिक यहाँ से आर को यहाँ आते बचेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, के नीचे आ रहा है के जेड डी स्क्वायर इंटू एम। देखिए ये टर्म को नीचे कर दिए और आर को हम जो बच रहा था वहां कर दिए, तो पब्लिक ये जो आया वो कहलाया रेडियस ऑफ एटम, यानी किसी भी एटम का रेडियस एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर के जेड डी स्क्वायर इंटू एम के बराबर। इट इज फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एटम, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस का ये फॉर्मूला हो गया पब्लिक, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4π स्क्वायर के जेड डी स्क्वायर बटा एम। एम है नंबर ऑफ ऑर्बिट, एम क्या है पब्लिक, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू सबको जानते हैं 6.63 10⁻³ जूल सेकेंड। के हो गया, देख लीजिए के क्या था, इसको हम के मान रहे थे ना 1/4πε0, और इसका वैल्यू होगा 9 × 10⁹ ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर, ई इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर का मास 9.1 10⁻31 kg। अब इन सारी चीजों को रखने के बाद जेड एटॉमिक नंबर है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और के जेड क्या है पब्लिक, एटॉमिक नंबर,
तो नंबर ऑफ ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर है, तो एन और जेड को छोड़ दीजिए, बाकी रखने के बाद जो रेडियस आएगा, रेडियस वो देखिए कितना आएगा पब्लिक, 0.529 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू रखने के बाद इतना मिलेगा, गुने एन स्क्वायर रह गया और बटा जेड, एन स्क्वायर बटा जेड। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी एटम का ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप रिजल्ट याद करेंगे, कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइएगा। मतलब ये आप रिजल्ट याद कीजिए कि रेडियस किसी भी एटम का किसी भी ऑर्बिट का निकालना था 0.529 एंगस्ट्रॉम गुने एन स्क्वायर बटा जेड, एन स्क्वायर बटा जेड। मान लिया जाए कि आपको हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट, तो आप देख लीजिए हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हाइड्रोजन एटम फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकालना है पब्लिक, तो रेडियस तो हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम गुने एन स्क्वायर बटा जेड। अब हम लोग एक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम कुछ किए नहीं है, एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। किसी भी एटम का रेडियस निकालना है पब्लिक, तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बराबर किए, एक इससे इक्वेशन आया। अब क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mvr बराबर nh अपॉन 2पाई। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके v स्क्वायर निकाल लिया, v स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिए पब्लिक, जो आया वो रेडियस निकल गया n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4पाई स्क्वायर के जेड स्क्वायर इंटू m। कौन क्या है सब लिख दिए हैं, और रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 0.529 एंगस्ट्रॉम गुने n स्क्वायर बटा जेड के बराबर आता है। अगर क्वेश्चन में आपको बोल दे पब्लिक ऐसा ये तो रेडियस हो गया, किसी भी एटम का रेडियस निकल गया पब्लिक। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोल दे, क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस निकाले, फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, कुछ भी कहे तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे पब्लिक। आप देखिए फर्स्ट ऑर्बिट मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 हो गया, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो रखने के बाद रेडियस का फॉर्मूला 0.529 एंगस्ट्रॉम गुने एन स्क्वायर बटा जेड, मतलब 1 का स्क्वायर बटा 1, मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉम के बराबर आ गया। तो ये हो गया पब्लिक आपका रेडियस। क्लियर है? अब हम लोग पब्लिक वेलोसिटी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कैसे निकलेगा थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है आपका एटम, ये है आपका न्यूक्लियस पर चार्ज Jd है, ये इलेक्ट्रॉन पब्लिक भी वेलोसिटी से जा रहा है, r रेडियस हो गया। अब क्या है, जब ये घूमेगा सर्कुलर पाथ पे तो इसको सेंट्रीपिटल चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल कौन देगा पब्लिक, दोनों चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताइए, mv स्क्वायर बाई r, और दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटा r स्क्वायर, तो हो जाएगा mv स्क्वायर बटा r बराबर k जेड ई इंटू ई स्क्वायर बटा r स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बटा r। पब्लिक क्या है, हम लोग रेडियस जान चुके हैं, रेडियस जान चुके ना, अभी तुरंत रेडियस आप लोगों को बताएं। किसी भी एटम का रेडियस का फॉर्मूला तो देखिए क्या होता है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा, तो बटा वाला ऊपर चल जाएगा, 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम, एम से एम कैंसिल हो गया देख सकते हैं। अब क्या होगा पब्लिक, वी स्क्वायर बराबर के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर ई के पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब क्या करना है पब्लिक, स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट चढ़ेगा, तो के बराबर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ाइए तो रूट चढ़ाइएगा तो के आ जाएगा, सॉरी भी बराबर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ाइए तो के हो जाएगा, जेड स्क्वायर का जेड हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई हो जाएगा, एन एच हो जाएगा। यानी जो वेलोसिटी आएगा पब्लिक किसी भी इलेक्ट्रॉन का,
किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी आएगा, ये वाला टर्म हम ऊपर थोड़ा सा लिख देते हैं, देखिए v स्क्वायर जो आएगा पब्लिक यहाँ से क्या आएगा देख लीजिए, k इंटू के स्क्वायर, z इंटू जेड स्क्वायर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई के पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो यहाँ पे वी स्क्वायर का रूट करेंगे तो के स्क्वायर का के, जेड स्क्वायर का जेड, ई के पावर 4 का ई के पावर 2 और 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई बटा, मतलब ये रूट निकल गया पब्लिक। दिस इज फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का फार्मूला के जेड ई स्क्वायर 2 पाई बटा एन एच। सबका वैल्यू मालूम है पब्लिक, सिवाय जेड और एन के। एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ ऑर्बिट छोड़ करके बाकी सबका वैल्यू मालूम है। रखने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा 2.16 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और इधर आ जाएगा जेड बटा एन के बराबर। यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी आएगा पब्लिक वो इतना आएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड इंटू जेड बटा एन के बराबर। इट इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अब इसके बाद हम लोग को एनर्जी चाहिए। अब हम लोग देखिए पब्लिक, टोटल टोटल एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे देखिए। सॉरी, ये हो गया आपका पब्लिक ऑर्बिट, और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का चार्ज हो गया प्लस जेडी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है पब्लिक, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है आर, और ये कितना वेलोसिटी से घूम रहा है, वी वेलोसिटी से। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसके पास दो एनर्जी है। पहला तो ये मूव करेगा अगर वी वेलोसिटी से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv स्क्वायर, है ना। अभी वेलोसिटी का हम फार्मूला बताएं, वेलोसिटी का फार्मूला लिखे नहीं आप लोग, अच्छा ठीक है, वेलोसिटी का फार्मूला आ जाएगा। अभी इसके पास मास है और वेलोसिटी है, और ये जब घूमेगा पब्लिक तो इसके पास जो एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन, अगर कोई और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास दो एनर्जी होगा, पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन का, तो हाफ mv स्क्वायर के बराबर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया पब्लिक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वायर। वेलोसिटी का फार्मूला रखना पड़ेगा, अभी हम तुरंत लिखे हैं, हमको याद नहीं है लेकिन हम आगे रख देते हैं। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो एक चार्ज यहाँ पे है पॉजिटिव और एक चार्ज है निगेटिव, याद रहे ये इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। अब दो चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, तो दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। और देख लीजिए पब्लिक कि दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, Q1 है, Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बटा R, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R। तो दोनों के बीच पोटेंशियल एनर्जी आएगा पब्लिक, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के जगह पर प्लस जेडी, Q2 के जगह पर माइनस ही, और बटा सेपरेशन कितना हो जाएगा R। आप इसको K बोल सकते हैं, जेड ई इंटू ई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा जेड ई स्क्वायर बटा R। R हो गया पब्लिक रेडियस। तो किसी भी एटम का रेडियस आप लोग को मालूम होगा, इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस होगा, मतलब ऑर्बिट का रेडियस होगा, उसका फॉर्मूला तो याद होगा, हम बता चुके हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर इंटू एम के बराबर। आप अगर देखेंगे इसको कैलकुलेट करके इसको ऊपर लेके जाइए तो माइनस के जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम बटा एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर के बराबर। आप जरा सा इसको मॉडिफाई कीजिए पब्लिक,
जरा सा मॉडिफाई कीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो देखिए कितना हो जाएगा, माइनस के इंटू के हो जाएगा के स्क्वायर, एम रहने दीजिए, एम यहाँ पे है तो एम रहने दीजिए, के इंटू के स्क्वायर है ना, के स्क्वायर हो गया, के इंटू के स्क्वायर, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा पब्लिक, जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड इंटू जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, के इंटू के स्क्वायर, ई स्क्वायर ई के पावर 4 हो जाएगा ना, और इंटू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कौन सा एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो घूमेगा किसी ऑर्बिट में उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वो हुआ। हम काइनेटिक एनर्जी भी निकालना चाह रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिए, हाफ एम, जो वेलोसिटी अभी जस्ट निकाले हैं वो वेलोसिटी का देखिए क्या फॉर्मूला आया होगा के जेड ई स्क्वायर 2 पाई बटा एन एच, इसका स्क्वायर आप देख लीजिए, पीछे पलट करके कॉपी देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो आया होगा वो आया होगा के जेड ई के पावर 2 ई स्क्वायर 2 पाई बटा एन एच। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे पब्लिक तो देखिए क्या आ जाएगा, हाफ एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 पाई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गया। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे पब्लिक, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों टर्म को देखिए, इसका जो मतलब कांस्टेंट टर्म को छोड़ दीजिए पब्लिक, तो जो कॉमन है वो देख लीजिए, ये वाला चीज वह कॉमन है, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देखिए आप उसमें भी है, मतलब जो ये है वो है, यानी काइनेटिक एनर्जी ये हो गया और आपका पोटेंशियल एनर्जी पब्लिक ये हो गया। अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहें कि व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ दीजिए तो आप देख लीजिए, ये आधा है ये -1 है, जैसे कोई चीज आधा मतलब हाफ और -1 दोनों को जोड़िएगा तो -1/2 आएगा ना जोड़ने के बाद, तो इसको और उसको जोड़िएगा ना पब्लिक तो देखिए कितना आ जाएगा, -1/2 एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई के पावर 4 पाई स्क्वायर बटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप जोड़ सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को जोड़िएगा तो इतना आएगा, आप देख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये टोटल एनर्जी निकल गया, काइनेटिक एनर्जी निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकाला। काइनेटिक एनर्जी सिंपल है, हाफ एम बी स्क्वायर वेलोसिटी निकाल चुके हैं, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा के Q1 Q2 बटा आर का वैल्यू निकाल के रख दिए तो जो आया वो मिला। अब पब्लिक ऑब्जेक्टिव सवाल कहां से आता है, देखिए कंपटीशन से लेके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव सवाल इस पोर्शन से क्या आएगा, आप देखिए क्या आएगा, सब दिख रहा है यहाँ पे, सब तीनों चीज को बढ़िया सब देख लीजिए पब्लिक, सब दिख रहा है। अगर आप टोटल एनर्जी में सिर्फ माइनस साइन लगा दीजिएगा तब बताइए उसका काइनेटिक एनर्जी निकलेगा कि नहीं। देख लीजिए क्वेश्चन बन गया, टोटल एनर्जी हो गया ना, और टोटल एनर्जी में खाली माइनस लगा दीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब बताइए वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा। यानी आप टोटल एनर्जी में माइनस साइन लगा दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, सीधा सीधी बात। क्वेश्चन रहेगा कि टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ऐसे सोचिए थोड़ा सा कि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी ऑर्बिट में किसी एटम के, और उसका टोटल एनर्जी दिले है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बोलेगा अगर काइनेटिक एनर्जी निकालिए तो बिहान हो जाएगा कैलकुलेशन करे में। आप सीधा सीधी ट्रिक याद रखिए कि टोटल एनर्जी को प्लस कर देंगे तो कौन सा एनर्जी मिल जाएगा, काइनेटिक, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका आंसर तुरंत 2 सेकंड में बनेगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, ठीक है। दूसरी बात आप लोग को बता दें कि आप टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। 2 से गुना कीजिए इसको, तो 2 से गुना कीजिएगा पब्लिक तो 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा ना। यानी टोटल एनर्जी में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। मतलब अगर कोई एक मालूम है, काइनेटिक एनर्जी मालूम है तो दोनों निकल जाएगा, टोटल एनर्जी मालूम है दोनों निकल जाएगा। जैसे हम काइनेटिक एनर्जी दे दिए कि काइनेटिक एनर्जी देले है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देले है, ठीक है ना। तो आपको पोटेंशियल और टोटल निकालना था, सीधा सीधे देखिए ना, एकरा में माइनस साइन लगा दीजिएगा काइनेटिक में तो टोटल निकल जाएगा, यानी टोटल एनर्जी हो जाएगा -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें,
पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालें हम लोग? तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे पब्लिक? तभी ना बोले कि टोटल एनर्जी में 2 से गुना कीजिए तो पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी -5 है, 2 से गुना कीजिए कितना हो गया? -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे ही कोई एगो मालूम रहेगा तो बाकी सब आप निकाल सकते हैं। तो पब्लिक ये था आपका टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हालांकि इससे जुड़ा हुआ हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये सारे फार्मूला को आपको कैलकुलेट करके रखना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल आता है, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा ये ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब एक छोटा सा बात, इसका वैल्यू सबका मालूम है आपको, देख लीजिए आप टोटल एनर्जी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, के का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट सब रखिएगा ना कैलकुलेट करके तो इतना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊपर Z² है और नीचे क्या है? N² है। यानी कहने का मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट में किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन है तो उसका टोटल एनर्जी पब्लिक -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² बटा N² के बराबर होगा। याद रखिएगा टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो n का मान 1 रख देंगे, सेकेंड ऑर्बिट का निकालना है n का मान 2 रखेंगे। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगा। हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, तो इतना आप लोग कंप्लीट कीजिए। अगले लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी 2-3 लेक्चर है, उसके बाद खत्म। मतलब मंगल या बुधवार को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर 2-3 दिन हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।